नमस्कार, मेरा नाम ऋचा रश्मि है। मैं यूएसए में रहती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे गुरु कार्य में अपना सहयोग देने का यह अवसर मिला है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम गायत्री महामंत्र के साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं गर्भोत्सव संस्कार प्रशिक्षण की कक्षा में, जिसमें हम चर्चा करते हैं आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की। ये जो हमारा मिशन है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, तो यह संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? माता की है, पिता की है, समाज की है? किसकी है ये जिम्मेदारी? जनरली यह धारणा होती है कि प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बेबी के बॉर्न होने के बाद ये सारी चीजें माँ से रिलेटेड होती हैं, जिससे हम मातृत्व या मदरहुड बोलते हैं। लेकिन इसमें पिता की क्या भूमिका है? पिता की भूमिका की तो हम बात ही नहीं करते हैं। आज हम सब बात करने वाले हैं पितृत्व के बारे में या फादरहुड के बारे में। गर्भ से पूर्व की तैयारी से लेकर गर्भधारण, प्रेगनेंसी और बेबी के डिलीवर होने के बाद इन सब में पिता की क्या भूमिका होती है? हम सब बात करते हैं अभिमन्यु की, हम बात करते हैं प्रहलाद की। सोचिए, प्रहलाद अगर सिर्फ माता के संरक्षण में इतनी अच्छी परवरिश पाकर इतने बड़े प्रभु भक्त बन सकते हैं, तो क्या होता अगर प्रहलाद को उनकी माता के साथ साथ उनके पिता के भी सुसंस्कार मिले होते? तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उनका व्यक्तित्व और कितना प्रखर होता। यूजुअली हमारे समाज में क्या होता है, जब बात बच्चे की आती है तो हम सभी माता को ही सारी सलाह देते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें क्या पीना चाहिए, उन्हें क्या सोचना चाहिए, उन्हें किस तरीका की किताबें पढ़नी चाहिए आदि। ये सारी बात हम पिता से नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है कि इन सब चीजों से पिता का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी इज द यूनियन ऑफ स्पर्म, ओवम एंड डिवाइन कॉस्मिक प्रेजेंस। अर्थात प्रेगनेंसी एक यूनियन है, एक मिलन है, जो कि पिता के स्पर्म, माता के ओवम और दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्रिएट होता है। पिता के बॉडी, माइंड और सोल की जो स्थिति या स्टेट है, वह स्पर्म के द्वारा माता के गर्भ में जाता है। जैसे अगर पिता को कंसीव करते समय कोई इशू है, लाइक ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज, किसी भी तरीका की का कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, तो वह भी स्पर्म के द्वारा माँ के ओवम में ट्रांसफर होता है। या फिर अगर कंसीव करते समय पिता को अगर एक मामूली कफ कोल्ड है, तो वो भी स्पर्म द्वारा माँ के ओवम में ट्रांसफर होता है। अगर पिता उस समय किसी टेंशन में है, इमोशनली सैड है, कोई स्ट्रेस है पिता को, तो उसका भी असर गर्भ में आने वाले शिशु पर पड़ता है। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं खेत और बीज का। तो क्या होता है कि अच्छी फसल के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का बीज और उर्वरा भूमि की आवश्यकता होती है। तो अगर अम, भूमि उर्वरा है और बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। और अगर बीज अच्छी क्वालिटी का है और भूमि उर्वरा नहीं है, तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इससे हम ये समझते हैं कि एक अच्छी फसल के लिए उर्वरा खेत और अच्छी क्वालिटी का बीज दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ ऐसे समझते हैं कि अगर माँ उर्वरा खेत है, तो पिता जो है वह बीज है। तो यहाँ माता और पिता इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी शिशु के लिए। एक अच्छे जो हम कामना करते हैं, हमारे घर में एक देवतुल्य शिशु का आगमन हो, जो काफी प्रखर हो, जो तेजवान हो, अ, ऐसे शिशु की हम कामना करते हैं। तो हमें इन माता और पिता दोनों के इम्पोर्टेंस के इक्वली इम्पोर्टेंस को समझने की जरूरत है। हाँ, हम सब जानते हैं कि बच्चे का हाफ ऑफ द डीएनए जो होता है वो माँ से आता है और हाफ ऑफ द डीएनए पिता से मिलता है। तो दोनों डीएनए का जो है वो हेल्दी होना जरूरी है। दोनों डीएनए जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन दोनों
का इम्पैक्ट होता है बच्चे में। बच्चे दोनों का डीएनए लेते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि गर्भ से पूर्व, गर्भधारण के समय, गर्भावस्था के समय और शिशु के जन्म के बाद भी माँ का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, माँ का माइंड, बॉडी और सोल का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें पिता पर भी इक्वली एप्लीकेबल होती हैं। इसे हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जब हम किसी मूवी की बात करते हैं तो मूवी में क्या होता है, हीरो और हीरोइन दोनों होते हैं। दोनों का जो रोल है इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी मूवी के हिट होने के लिए हीरो और हीरोइन दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। दोनों का रोल जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी एक का कम, न किसी एक का ज्यादा। तो यहाँ ये भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक अच्छे, जब मूवी के हिट होने के लिए हीरो और हीरोइन दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो यहाँ तो साक्षात एक जीवन की बात हो रही है। एक लिविंग बीइंग की बात हम कर रहे हैं कि एक बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, अभी आने वाला है, उसके लाइफ के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए माता पिता दोनों का व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट रखता है, माता पिता दोनों का रोल इंपॉर्टेंट रखता है। पेरेंटिंग जो होता है वह एक टीम वर्क है, जिसे माता पिता दोनों मिलकर परिवार और समाज के सहयोग से पूरा करते हैं। जब हम बात करते हैं गृहस्थ जीवन की या पति पत्नी के रिश्ते की, तो इस संदर्भ में यह कहा गया है कि गृहस्थ जीवन एक गाड़ी है और पति पत्नी इसके दो पहिए हैं। दोनों पहिए जब समान रूप से कार्य करते हैं, तभी गाड़ी जो है वो बैलेंस रहती है और ढंग से चल पाती है। तो उसी प्रकार पेरेंटिंग अर्थात बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी माता पिता दोनों की होती है। किसी एक के कंधे पर कम भार और किसी एक के कंधे पे ज्यादा भार या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से यह जिम्मेदारी जो है वो अच्छी तरीका से पूरी नहीं की जा सकती है। हार्वर्ड के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी बच्चे की परवरिश में माता पिता दोनों का रोल जो है वो इक्वल है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम पिता की भूमिका के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे हम डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करते हैं, लाइक बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी बॉर्न। तो पहले बिफोर प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ से पूर्व की तैयारी। गर्भ से पूर्व की तैयारी के लिए एक डेडिकेटेड क्लास है, जिसमें बताया गया है माता पिता को मिलकर कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी का आपसी सामंजस्य, यानी कि प्रेगनेंसी का जो निर्णय है वो पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर लेने की जरूरत है। यहाँ पे दोनों की सहमति इसमें आवश्यक है। फिर आता है शारीरिक स्वास्थ्य की तैयारी, जिसके अंतर्गत आता है आदर्श दिनचर्या, आहार, योग, व्यायाम। फिर मानसिक स्वास्थ्य की तैयारी, जिसके अंतर्गत आता है प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय। फिर आता है भावनात्मक स्वास्थ्य की तैयारी, जिसके अंतर्गत सेवा, त्याग, समय, अंशदान। उसके बाद आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तैयारी, जिसके अंतर्गत आत्मबोध, तत्वबोध, साधना, मंत्र, विचार, उपचार, यज्ञ। फिर वातावरण की तैयारी, जिसके अंतर्गत है घर के सदस्यों द्वारा चित्र, सद्वाक्य और पेड़ पौधे आदि का लगाना। फिर आता है गर्भावस्था एवं प्रसव के समय आने वाले बदलाव को स्वीकार करना, जिसे पति पत्नी दोनों को मिलकर इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना। माता पिता दोनों को ही खुद को किसी भी व्यसन से दूर रखने की आवश्यकता होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि यूएसए गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, के अकॉर्डिंग फादर की हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी कि माँ की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हमारे शास्त्रों के अनुसार गर्भधारण संस्कार हमारे 16 संस्कारों में से एक है। इस संस्कार के दौरान पिता को यह संकल्प दिलाया जाता है कि वह आने वाले बच्चे की पूरी दायित्व उठाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान माता का पूर्ण रूप से देखभाल करेगा। माता के आसपास एक हार्मोनियस और स्पिरिचुअल वातावरण क्रिएट करेगा। माता को इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली सपोर्ट करेगा। गर्भावस्था के दौरान हमारे शास्त्रों में भी पिता की भूमिका का उल्लेख किया गया है।
ग्रह सूत्र के अनुसार माँ का इमोशनल स्टेटस बच्चे को प्रभावित करता है। इसलिए पिता की यह जिम्मेदारी है कि वह माँ को प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक वातावरण प्रदान करे। माँ को किसी प्रकार के स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखे। माँ के फिजिकल कंफर्ट, मेंटल कंफर्ट और स्पिरिचुअल कंफर्ट का ध्यान रखे। महाभारत में भी कहा गया है, अजन्मा बच्चा माँ के आसपास के माहौल से सीखता है। इसलिए पिता की यह ड्यूटी है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी और सद्भाव का वातावरण बनाए रखे। गर्भावस्था के दौरान माँ को अच्छे खान पान की सलाह दी जाती है। उन्हें अच्छा पढ़ने, सुनने और खुश रहने की सलाह दी जाती है, और हर माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है यह सब करने की। पर यहाँ पे एक ट्रिक है। खुश रहने और खुश रहने की कोशिश करने में डिफरेंस है। क्या हो अगर माँ को ऐसा माहौल मिले जिसमें उसे खुश रहने की कोशिश ना करना पड़े, वह नेचुरली खुश रहे। इससे माँ अपना सारा फोकस बेबी पर बनाए रखेगी, जिससे बच्चा हेल्दी और खुश मिजाज होगा। इसलिए पिता का यह दायित्व है कि माँ को एक ऐसा वातावरण प्रदान करे। इसलिए पिता का यह दायित्व है कि माँ को एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जिसमें माँ नेचुरली खुश रहे। जब बात हम गर्भ संवाद की करते हैं तो हम माँ को कहते हैं कि शिशु को अच्छी पुस्तकें पढ़कर सुनाए, उन्हें वीर गाथाएं सुनाए। फादर भी अपने गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करता है, उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाता है। तो इससे पिता और शिशु का जो बॉन्डिंग है वो जन्म के पहले से ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पिता को चाहिए कि वह माता को उसके घर और बाहर के कार्यों में हेल्प करे, उनका हाथ बटाए। इससे माता का कार्य तो कम होता ही साथ माता को एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। माता के साथ वॉक पर जाए, उसे योग व्यायाम में कंपनी दे। कई बार माता का मन नहीं होता कि वह व्यायाम करे या वॉक पे जाए, वह लेथार्जिक फील करती है। तो पिता को चाहिए कि वो माता को मोटिवेट करे कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी तुम्हें कंपनी देता हूँ। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए साथ में जाए। कई बार क्या होता है कि पिता डॉक्टर विजिट पर जाने में एम्बेरस फील करते हैं, पर उन्हें सोचना चाहिए कि वह भी पिता बनने वाले हैं, या उनकी भी ड्यूटी है कि वो डॉक्टर के पास जाए, अपने बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसका अपडेट डॉक्टर से ले, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का अपडेट डॉक्टर से ले। और इससे क्या होता है कि माता को एक बहुत इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो वाइफ का सबसे स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम होता है। और इस समय माँ बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरती रहती है। तो उस समय जो उनका सबसे जो नियरेस्ट और डियरेस्ट सपोर्ट सिस्टम है वो उनके साथ रहता है, मेंटली एंड फिजिकली। तो उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान माता के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे स्किन इरिटेशन, बॉडी स्वेलिंग, मूड स्विंग। ऐसे समय में पिता की यह भूमिका है कि वह माता को इन सारे बदलावों से सहज महसूस कराए। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसे एक्सेप्ट करना एक माँ के लिए इजी नहीं होता है। तो पिता को चाहिए कि जहां तक हो सके वह माँ को उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने में सहयोग करे, और हो सके तो स्वयं भी सेम लाइफ स्टाइल फॉलो करने की कोशिश करे। पिता का यह सारा एक्शन माता को यह बिलीव दिलाता है कि वो जैसे वह कह रहे हो कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ इस सारे समय में। सीडीसी, सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो यूएसए की एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसके अकॉर्डिंग पिता का इमोशनल सपोर्ट प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को रिड्यूस करता है। प्रसव के दौरान, विदेशों में प्रसव के दौरान चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, पिता को डिलीवरी रूम में माता के साथ रहना होता है। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। डेबरा लुइस, जो कि इंटरनेशनल मिडवाइफ एसोसिएशन की फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उन्होंने अपने टेड टॉक में कहा है कि जब डिलीवरी के समय फादर प्रेजेंट होता है तो फादर के अंदर भी सेम हार्मोन रिलीज होता है जो कि माँ के अंदर रिलीज होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। आम भाषा में इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इससे एक चीज और होती है कि जब पिता माँ को इतनी पीड़ा में अपनी आंखों से देखता है कि माँ उसके बच्चे को पैदा करने के लिए कितने कष्ट से गुजरती है, तो उसके दिल में माता के लिए जो प्यार और इज्जत है वह और भी बढ़ जाता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ,
हार्वर्ड के रिसर्च के अनुसार पिता अपने बच्चे के साथ जितना टाइम स्पेंड करता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उतना ही अच्छा होता है। फादर जितना हेल्दी और फिट होता है बच्चे भी उतना ही हेल्दी और फिट होने के लिए इंस्पायर होते हैं। पिता का बिहेवियर माँ के साथ कैसा है, वह माँ से कितने रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, ये सारी बातें बच्चे के इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं। अमेरिका के प्यू यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार अगर बच्चा मोरल वैल्यू अपनी माँ से 61% सीखता है तो अपने फादर से 58% सीखता है। इमोशनल सपोर्ट के लिए अगर वो बच्चा अपने माँ के ऊपर 61% डिपेंडेंट है तो पिता के ऊपर 52% डिपेंडेंट है। डिसिप्लिन अगर बच्चा अपनी माँ से 46% सीखता है तो 47% वह अपने पिता से सीखता है। इनकम डिपेंडेंसी अगर बच्चे की माँ के ऊपर 25% है तो उसके पिता के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी 41% है। कैनेडियन गवर्नमेंट के फैमिली एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के रिसर्च के अनुसार अगर कोई पिता अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है तो उस बच्चे का जो एकेडमिक सक्सेस है वो काफी अच्छा होता है। अगर किसी बच्चे को अपने पिता का इमोशनल बैकअप होता है तो वो बच्चा का जो बिहेवियर है वो काफी पॉजिटिव होता है। वो सोशल वह बच्चा सोशली काफी पॉजिटिव होता है। अगर कोई पिता अपने बच्चों को दैनिक कार्यों में सहायता करता है, उसमें उन्हें सहयोग करता है तो उन बच्चों के अंदर जो है आचरण की समस्या बहुत कम होती है। उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत ही लेस होता है। बच्चे का जो एटीट्यूड है, बच्चे का जो बिहेवियर है, उसकी निगरानी अगर कोई पिता करता है तो उस बच्चे के अंदर जो है वो सेल्फ एस्टीम काफी अच्छा होता है। अगर जिस हाउस होल्ड इन्वायरमेंट में स्पेशली पिता अगर बच्चों के प्रति जो डिसिप्लिन है वो फोर्सफुली फोर्स नहीं करता है तो ऐसे बच्चों में डिप्रेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू अदर किड्स। जो पिता अपने बच्चों की बाउंड्री सेट करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन उनके साथ क्लियर रखते हैं, ऐसे बच्चों में जो होता है क्रिमिनल ऐसे बच्चों के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे बच्चे मनमानी करने वाली प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। 2022 में यूएस में हुए पीडियाट्रिक स्टडी के अकॉर्डिंग जो पिता जन्म के पहले साल में अपने बच्चे के साथ ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होता है, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ऐसे बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2019 के अकॉर्डिंग जो पिता जन्म के पहले साल में जितना ज्यादा बच्चे और माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वह बच्चा और माँ दोनों के इमोशनल और फिजिकल वेल बींग के लिए उतना ही अच्छा होता है। जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी 2013 के अकॉर्डिंग बच्चे की लाइफ में पिता की इन्वॉल्वमेंट बच्चे के आईक्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। BMC बायोमेड सेंट्रल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ 2015 के स्टडी के अकॉर्डिंग जो पिता प्रोएक्टिवली बच्चे और माँ के साथ इन्वॉल्व होता है वहाँ माँ का मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन की संभावना भी कम होती है। WHO का भी यही कहना है। अगर पिता भी बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी शेयर करता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता ही है, बहुत सारा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। जैसे जब पिता रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है तो माँ का काम कुछ कम हो जाता है, उसे अपने लिए कुछ समय मिलता है, वह ज्यादा थकती नहीं है, खुश रहती है, जिसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। बच्चा भी खुश मिजाज होता है और हेल्दी होता है और इसका सीधा असर उनके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इससे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की संभावना भी कम हो जाती है। माँ खुद को समय दे पाती है, मेडिटेशन कर पाती है, एक्सरसाइज कर पाती है, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देने का माँ को टाइम मिलता है, जिससे डिप्रेशन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग बच्चे को डिलीवर करने के पहले साल में 90% ऑफ जो माँ होती है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकार होती, वो मेंटली काफी डिस्टर्ब रहती है। ये जो नंबर है वो 90% ऑफ मॉम के साथ ऐसा होता है डिलीवरी के पहले साल में। तो यहाँ पे पिता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आती है कि
पहले तो ऐसा वातावरण क्रिएट करे, ऐसा सहयोग प्रदान करे माँ को कि वो डिप्रेशन में जाए ही ना। और अगर चली गई हैं तो उससे रिकवर होने में उन्हें जो मदद की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला जो सहयोग होता है, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पिता की होती है। वो कैसे होती है, इसमें पिता को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो माँ को इस इसमें पिता को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो माँ को इस डिप्रेशन से, इस मेंटल स्ट्रेस से निकालने का प्रयास कर सके, कैसे निकाल पाए। तो इसमें पिता को क्या करना चाहिए, उसे माता को एक अनकंडीशनल सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। अगर माँ एक गुड मेंटल स्पेस में होती है तो वो बच्चे का भी काफी अच्छे से ध्यान रख पाती है। यहाँ पिता की यह भूमिका होती है कि वह घर में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिसमें जो न्यू मॉम है, जो नई माँ है, उनको ज्यादा से ज्यादा लव, सपोर्ट और केयर मिल सके। वो वहां पे सेफ फील कर पाए, वो वहां पे लव्ड फील कर पाए। वो वह उनका एक जैसे बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन, कंफर्ट स्पेस हो उनके लिए, माँ के लिए। एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म के बाद जो पिता है या परिवार के जो सदस्य हैं वो ऐसा बोलते हैं कि अरे अब तो बच्चा हो गया, या बच्चा हमारा है। मोस्टली या हमारा हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें कहा जाता है कि बच्चे पर जो पिता है या पिता की जो फैमिली है उनका ज्यादा हक होता है। वह जो बच्चा है उसका बिलोंगिंग उनसे होता है। तो जो भी लोग ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि जरा आप सोचिए कि जो बच्चा है, उस बच्चे का जो बोन बना है, वो बोन जिस कैल्शियम से बना होता है वह माँ के बोन से आता है। चाहे जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के समय माँ के बॉडी से 1/2 लीटर ब्लड लॉस होता है। और अगर डिलीवरी सी सेक्शन से होती है तो उस माँ के शरीर से 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है। जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं उसमें माँ के बॉडी से 7 लेयर ऑफ स्किन कट होता है। जो बच्चा जो ब्रेस्ट मिल्क पीता है, माँ का दूध पीता है, वह माँ के बॉडी से सिंथेसाइज होकर आता है। तो आप सोचिए कि उस अगर आजकल क्या होता है, एपिड्यूरल दिया जाता है माँ को डिलीवरी के समय। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम एक ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं या एक छोटा सा इंजेक्शन हमें लगता है तो हमें कितना पेन होता है, जो कि वो इतना छोटा सा वो निडल होता है। जो एपिड्यूरल का इंजेक्शन होता है वह 1/2 फीट मीन्स 6 इंच लंबा वो इंजेक्शन होता है जो माँ के बैक में दिया जाता है, एपिड्यूरल इंजेक्शन। तो आप सोचिए कि माँ जो गर्भ से पूर्व उस बच्चे के लिए इतना कुछ प्रिपरेशन करती है, अपने इतने सारे कंफर्ट, अपने डिजायर को सैक्रिफाइस करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ कितने सारे अप एंड डाउन से गुजरती है, कितने सारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट से गुजरती है, मेंटल डिस्कम्फर्ट से गुजरती है। बहुत सारी चीजें जो उसे पसंद होती है उसका वो त्याग कर देती है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे को पैदा करने में कितने पेन से गुजरती है। और उसके बाद जो बोलते हैं ना कि अपने खून से सींचना, एक्चुअल में माँ बच्चे को अपने खून से सींचती है। बच्चा जो दूध पीता है वो माँ का, उस समय जो माएँ हैं वो फील कर सकती हैं कि आ, मतलब वो फीलिंग वो एक माँ ही फील कर सकती है। और तब उसे बहुत सारे घरों में कहा जाता जाता है कि बच्चा उसका बिलोंगिंग नहीं है, बच्चा जो है वो पिता का और या पिता के परिवार से उसका बिलोंगिंग है। तो ये सोचिए, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सोचने की जरूरत है कि वो उनकी थिंकिंग कैसी है कि एक बच्चे को उसके माँ से माँ को कहना कि बच्चे से उसका बिलोंगिंग नहीं है। तो माँ के इस सैक्रिफाइस को समझने की जरूरत होती है हमें। अभी फिर से अब हम फिर से पिता की बात करते हैं। तो
पिता का जो इन्वॉल्वमेंट है, हमने बहुत सारे रिसर्च, जो हमारा हर किसी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है कि पिता की भूमिका किसी बच्चे के लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे देश विदेश के रिसर्च भी यही कहते हैं कि पिता की भूमिका किसी बच्चे के लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है। इसे एक हम जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा डे टू डे जो हमारा लाइफ है उसमें भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिता का इन्वॉल्वमेंट और पिता का जो बिहेवियर है वो बच्चे की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, बच्चे की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो पिता को मोस्ट ऑफ द घर में बच्चे पिता को अपना आइडल मान के चलते हैं। तो आइडल क्या होते हैं? जो किसे हम मानते हैं जो परफेक्ट होता है, जिसका जो सोच, जिसकी जो थिंकिंग है, जिसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसका जो एक्शन है वो परफेक्ट होता है, आइडल होता है, हम उसे अपना आइडल मानते हैं और बच्चे पिता को ही अपना आइडल मानते हैं। और कहा भी जाता है कि स्पेशली बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बेटियों का जो फर्स्ट लव होता है वो उसके पिता होते हैं, वो उनसे काफी इंस्पायर होती है। और कहा जाता है कि जो बेटी है वो अपना जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर होता है, उस उसका जो इमेजिनेशन करती है वो कैसा होना चाहिए वो अपने फादर को देख के ही करती है। उसका एक मोस्ट ऑफ द बेटियों का ये होता है कि जैसे उसके फादर है वैसे ही उसका फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी हो। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फादर के लिए कि फादर का मदर के साथ कैसा बिहेवियर है, घर का जो वातावरण है, माता पिता का जो आपसी व्यवहार है, आपसी रिश्ता है, आपसी सामंजस्य है, वो कैसा है, ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब फादर बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे फादर से बहुत क्लोज फील होते हैं। और जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने फादर के पास आते हैं, शेयर करते हैं और फादर उससे उसका सॉल्यूशन देते हैं, उसका वर्क अराउंड बताते हैं। यूजुअली क्या होता है कि फादर जब इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चों के साथ, बच्चे उतना क्लोज फील नहीं करते हैं, सिर्फ माँ से ही क्लोज फील करते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो वो माँ के पास आते हैं, माँ से उसका सॉल्यूशन पूछने की कोशिश करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि माँ के पास हर क्वेश्चन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही। कुछ सॉल्यूशन पिता दे सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन माता दे सकती है। तो माता से अगर उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए वो बाहर हेल्प खोजते हैं। और बाहर का इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, वो सही आंसर ही मिले। हो सकता है बाहर का जो इन्फ्लुएंस है बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दे, उनके लिए वो गलत हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि माता और पिता दोनों का बच्चों के डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों को तो या उसका सॉल्यूशन या तो उन्हें अपनी माँ के पास मिल जाए या अपने पिता के पास मिल जाए। तो इसके लिए माता पिता दोनों को बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना, एक क्लोज कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है फिर बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं, उसका सॉल्यूशन खोजने वो बाहर जाते हैं और वो गलत इन्फ्लुएंस में भी पड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 11 में कहा गया है, एक महान व्यक्ति जो कुछ भी करता है दूसरे उसका अनुसरण करते हैं, वह जो भी मानक स्थापित करता है लोग उसका अनुकरण करते हैं। यह श्लोक पिता पर स्ट्रांगली अप्लाई होता है, जिसे एक ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सके। तो अभी जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि बच्चे मोस्टली अपने फादर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो उन्हें अपना आइडल मानते हैं। तो फादर को एक ऐसा जीवन, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसको देखकर बच्चे इंस्पायर हो और वही करने की कोशिश करें। क्योंकि बोला भी जाता है आप किसी को बोल के कुछ जल्दी नहीं समझा सकते हो, बोल के अपनी बात नहीं मनवा सकते हो। अगर आप सेम सेम वैसा करोगे तो वो भी वैसा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली बच्चों के मामले में कहा गया है। और एक अंग्रेजी कहावत है भी है कि किड्स आर अ वेरी गुड इमिटेटर, गिव देम समथिंग गुड टू इमिटेट। अर्थात बच्चे एक बहुत अच्छे नकलची होते हैं, वो बहुत अच्छा इमिटेट करते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ माता पिता, हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम उन्हें कुछ अच्छा इमिटेट करने दे,
करने को दे, उन्हें कुछ अच्छा नकल करने को दे। तो वो हम कैसे दे सकते हैं कि जो कुछ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे करें, हमारे बच्चे सीखें, हमारे बच्चे में ये गुण आए, हमारे बच्चे में वो क्वालिटी डेवलप हो, तो उसे हमें खुद अपने अंदर पहले उतारने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चे हमें खुद वैसा करते हुए देखेंगे, तो उन्हें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो देखेंगे, वो नकल करेंगे, वो सीखेंगे। जो बोलते हैं ना कि जो कुछ आप बार-बार करते हो वो आपके संस्कार बन जाते हैं। तो वो वैसा ही देखेंगे, वैसा ही सुनेंगे, वैसा ही फ़ॉलो करेंगे, तो वो उनके संस्कार के अंदर वो संस्कार उनके अंदर आ जाएगा और वो वैसा ही उनका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ फादर, एज़ अ मदर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो हम अपने जीवन में धारण करें और बच्चे उसे देखेंगे और खुद ही सीखेंगे। तो इन सब बातों के साथ मैं अ, अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी, अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूँगी। और जो भी आज का क्लास है, जो भी मैंने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग या जो मेरी सोच है, मेरी बुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस पर आपके जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी रिव्यूज़ हैं, प्लीज़ आप लोग दीजिए, ताकि इससे और व्यापी बनाया जा सके इसके अंदर, और अगर कुछ कमी है, कुछ और ऐड ऑन करने हैं, तो उसे किया जा सके। तो इसी के साथ नमस्कार, जय गुरुदेव।